बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद मुनीबुर रहमान और मैं इस वक्त किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में फ़र्स्ट ईयर एमबीबीएस का स्टूडेंट हूं। और आज हम कर रहे हैं अपने टेस्ट नंबर 13 की डिस्कशन। एंड चूँकि मैंने आपको सिर्फ टेस्ट की डिस्कशन ही नहीं करवानी होती, मैंने साथ साथ और भी चीज़ें डिस्कस करना होती हैं। तो आज जो मैं आपको बात बता रहा हूँ वो कह रहा हूँ कि जितनी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे आपको उतना ज़्यादा फल मिलेगा। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है लईसल इंसाना इल्ला मा सआ, इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वह मेहनत करता है। हमें बहुत से कमेंट सेक्शन में कमेंट्स मिलते हैं कि कोई बच्चा कह रहा होता है कि आई स्कोर्ड 50 आउट ऑफ 100 विदाउट स्टडिंग, मैंने कुछ पढ़ा नहीं और मुझे 50 नंबर आ गए। तो 50 नंबर से आप पास नहीं हो सकते। 50 नंबर तो आप पास भी नहीं हुए उसके टेस्ट के अंदर। अकॉर्डिंग टू द PMDC 55% पासिंग है। तो बात ये है कि ये आपकी बेसिकली सपोज दिस इज़ आपका MD CAT का पीरियड है, दिस इज़ द MD CAT पीरियड। अगर आप MD CAT के अंदर मेहनत कर लेते हैं, इट इज़ अ पीरियड ऑफ बेसिकली अबाउट 3 मंथ्स, एंड अब आपके पास रह गए हैं बेसिकली कुछ ही दिन रह गए हैं। यू हैव बेसिकली फ्यू डेज लेफ्ट फॉर इट, मोर देन 10 days, ओके। तो आप इसको जो है, अब आपके पास दो रास्ते हैं। अगर आपका MD CAT कामयाब हो गया, यू विल बी डॉक्टर, आपको अपनी मंजिल मिल जाएगी, यू विल बी डॉक्टर। लेकिन अगर आप MD CAT में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते तो आपकी ज़िंदगी एक अलग ही जगह पे चली जाएगी और आपको पता भी नहीं है वो किस तरफ जाएगी। यू विल बी रिपीटिंग अगेन एंड दिस साइकिल कंटिन्यूज। तो ये बात सिर्फ इसी चीज़ पर डिपेंड करती है कि ये 3 माह है सिर्फ। मैंने खुद अपने आप को इसी तरह से मोटिवेट किया था, ये 3 माह पढ़ लो, उसके बाद इंजॉय करना। जब आप मेडिकल कॉलेज में आते हैं तो आपकी ज़िंदगी कंपैरेटिवली थोड़ी सी ईजी हो जाती है। आप मार्क्स की दौड़ ख़त्म हो जाती है। नाउ यू हैव ओनली टू पास द टेस्ट एंड द एग्जाम्स। दैट्स वाई आई एम सेइंग कि ये आपकी मोटिवेशन चाहिए। उसके अलावा आपको 3 माह का रेस्ट मिलता है उसके बाद, और आपको इतना ज़्यादा रेस्ट मिलता है कि आप बोर हो जाते हो, इतना ज़्यादा रेस्ट मिलता है। और आपको कहते हैं जल्दी जल्दी हमारी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो, हमारा कॉलेज स्टार्ट हो। तो बात यही है कि अभी आप ये 3 महीने इसमें से कोई दिन ज़ाया ना करें। हाँ, रोज़ पढ़ें, जितना हो सके उतना पढ़ें, और कोई भी लम्हा आपका ज़ाया नहीं होना चाहिए, ताकि आप अपने ड्रीम को, अपने वालदैन के ख्वाब को पा सकें और साथ में अपने अल्लाह ताला को राज़ी रखें। तो स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट द एनालॉगस फीचर्स। हमें पता है एनालॉगस फीचर्स वो वाले फीचर्स होते हैं बेसिकली जो कि बेसिकली फंक्शनली सिमिलर होते हैं, फंक्शन उनका सेम है लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो इनका डिफरेंट होता है, ठीक है ना। लेकिन होमोलोगस स्ट्रक्चर्स वो होते हैं जिनका स्ट्रक्चर सेम है बट फंक्शन डिफरेंट होता है, और जिनका स्ट्रक्चर सेम है उनका एवोल्यूशनरी ओरिजिन भी सेम है, यानी इसका एवोल्यूशनरी एनालॉगस का एवोल्यूशनरी ओरिजिन डिफरेंट होगा। सो बेसिकली एलिफेंट ट्रंक एंड ह्यूमन इंसाइजर्स, इन दोनों का ओरिजिन सेम है, एंड दीज आर बेसिकली इनका सेम स्ट्रक्चर है, सेम एवोल्यूशनरी ओरिजिन है। स्ट्रक्चर तो सेम नहीं कह सकते। दीज आर होमोलोगस ऑर्गन्स। ऑप्शन बी में टेलस एरिथ्रोसाइट एंड मेमिलिन एरिथ्रोसाइट्स, दोनों एरिथ्रोसाइट्स हैं। स्ट्रक्चर दीज आर होमोलोगस स्ट्रक्चर्स, नॉट एनालॉगस। बट इंसेक्ट विंग एंड बैट विंग जो है, जिनका फंक्शन सेम है कि उन्होंने उड़ाना है परिंदे को, ठीक है ना, बट इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। इंसेक्ट जो विंग है बेसिकली वो एक शीट से, झिल्ली से बना हुआ है, और बेसिकली जो बैट का विंग है वो स्किन से बना हुआ है। सो दैट वाई द स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, बट उनका काम यही है, एक सेम ही है, उन्होंने परिंदे और इंसेक्ट को उड़ाना है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। डार्विन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यस इट इज करेक्ट। डार्विन नो एक्सटेंशन, नो दिस इज नॉट करेक्ट। तो बेसिकली आप ये करते हैं कि आपने बस पहला ऑप्शन पढ़ा, ठीक है, टिक कर दिया, मार्क कर दिया, बबल फिल कर दिया। तो ऐसे आपने नहीं करना। बेसिकली आपने सारे ऑप्शन पढ़ने हैं फिर आपने मार्क करना है। लेमार्क एक्वायर्ड ट्रांसमिशन, यस एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक की ट्रांसमिशन, दिस इज आल्सो करेक्ट। सो बेसिकली बोथ डार्विन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड लेमार्क एक्वायर्ड आर करेक्ट। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसके अंदर 2 करेक्ट थे। Which factor decides what type of variation should be flourished and passed to the next generation? तो बेसिकली एनवायरनमेंट का ये रोल होता है कि बेसिकली जो एनवायरनमेंट होती है वो डिसाइड करती है कि कौन सी करेक्टरिस्टिक नेक्स्ट जनरेशन को पास की जाएगी। सो दैट्स वाई ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। एंड इसकी मिसाल ये लीजिए कि अगर फ्लड आ जाता है, फ्लड इज़ द एनवायरनमेंट, तो बेसिकली जो उड़ने वाले परिंदे हैं वो सर्वाइव करेंगे, यानी कि एनवायरनमेंट ने डिसाइड किया कि कौन से परिंदे सर्वाइव करेंगे। सो दैट्स वाई ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। जेनेटिक इक्विलिब्रियम,
बेसिकली जेनेटिक इक्विलिब्रियम बेसिकली इसमें किसको कहते हैं बेटा, जिसमें स्टेबिलिटी ऑफ अलील हो एंड जीन फ्रीक्वेंसी। जैसे जब अलील फ्रीक्वेंसी और जीन फ्रीक्वेंसी किसी भी पॉपुलेशन में सेम हो जाए, इट विल कॉल इट एज जेनेटिक इक्विलिब्रियम। एंड चेंज इन ऑप्शन ए बी देयर इज बेसिकली द चेंज, सो बेसिकली चेंज तो नहीं होता, बेसिकली स्टेबिलिटी होती है किसी भी अलील या जीन फ्रीक्वेंसी की। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट इन द इक्विलिब्रियम पॉपुलेशन। Most of the fossils are found in which one of the following? Most of the fossils are found in the sedimentary rocks. This is the fact to be remembered, written in the PTB, and basically ये side box में लिखा हुआ है PTB के, so option D is the correct answer. The group of interbreeding individual belonging to the particular species and sharing common geographical areas. ऐसा group of organism जो कि एक same species से belong करता हो, आपस में interbreed कर सकते हो और same geographical area पर रहते हो, तो उनको हम बेसिकली पॉपुलेशन कह रहे होते हैं। सो दैट्स वाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मेटिंग विद नॉन रिलेटिव्स, बेसिकली देर आर टू टाइप्स ऑफ मेटिंग। वी हैव द इन ब्रीडिंग एंड वी हैव द आउट ब्रीडिंग। सो इन ब्रीडिंग बेसिकली ब्रीडिंग बिटवीन रिलेटिव्स एंड इट इज बेसिकली नॉन रिलेटिव्स के दरमियान ब्रीडिंग को आउट ब्रीडिंग कहते हैं, लेकिन यहाँ पर नॉन रिलेटिव्स के बारे में पूछा गया, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, आउट ब्रीडिंग। होमोलॉजी मीन्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, बेसिकली इट इज़ द डेफिनेशन, बेसिकली होमोलॉजी जो है इट इज़ द सिमिलैरिटी इन कैरेक्टरिस्टिक रिजल्टिंग फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर। जैसा आई एक्सप्लेन कि स्ट्रक्चर इनका सेम होता है, एवोल्यूशनरी ओरिजिन इनका सेम होता है, एवोल्यूशनरी ओरिजिन इनका सेम है। सो दैट्स वाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सिमिलैरिटी इन कैरेक्टरिस्टिक रिजल्टिंग फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर्स। सो द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी जो है वो ऑप्शन बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। ड्यूरिंग द एरिस्टोटल टाइम इट वॉज थॉट दैट ऑर्गेनिज्म अरेंज फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। यस, और एरिस्टोटल के टाइम में ये कंसेप्ट था कि जो ऑर्गेनिज्म है वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ अरेंज है, इट वॉज द कंसेप्ट। एंड वन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू अनदर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, और एक टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म दूसरे टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म को गिव राइज करता है, उससे आता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दिस फैक्ट इज बेसिकली रिटन इन द पीटीबी। अगर मैं इसकी लाइन मेंशन करना चाहूँ तो दीज आर द लाइन, द आइडिया दैट ऑर्गेनिज्म माइट इवॉल्व थ्रू टाइम with one type of organism giving rise to another type of organism is ancient one existing from the days of Aristotle. Aristotle recognized the organism range from a simple complex to very complex. Basically PTB biology chapter number 4 evolution पहले पेज पर ही लिखा हुआ है। Which one of the following is not the evidence of evolution? Fossil record evidence है, it is basically the strong evidence. Common ancestor origin, it is the evidence. Vestigial structure, it is the evidence of evolution. Basically option D, इसमें से सारे evidence है, उससे पूछा कौन सा evidence नहीं है, so we will go with the none of these option. According to the theory of natural selection, organisms produce offsprings according to the resources available. No, this is not correct. वो तो basically organism बहुत ज़्यादा produce करते हैं as compared to the resources. अगर resources कम है तो organism ज़्यादा ही produce होंगे, लेकिन उसमें से कुछ ही survive करेंगे जो fittest होंगे। Offsprings to create resources, no, this is also not correct. To create resources, no, more offspring than supported. Basically जो organism होते हैं वो supported से ज़्यादा offspring produce करते हैं, so option D is the correct answer. Organs specialized to perform different functions but structurally alike. So basically structurally alike है but functionally different. We all know that these are called the homologous structures. So option B is the correct answer. Divergent evolution. तो basically आपने ना ये न्यूमोनिक याद रखनी है, HD, आगे से बहुत सा काम हल हो जाएगा। Homologous structures result of divergent evolution, and basically analogous structures AC, HDAC, analogous structures are result of convergent evolution. So option B is the correct answer. इसमें divergent evolution को पूछा गया तो according to the HD mnemonic option B is the correct answer. Which one of the following statement was not explained by Darwin's theory? The significance of minute variation, yes it was explained. Presence of vestigial and useless organ, that it was present. The presence of over specialized organ, this was not explained by the Darwin theory कि कौन सा organ ज़्यादा specialized क्यों है. Basically this was explained by the Lamarck theory. So option C is the correct answer. This was not explained by the Darwin's theory. The ability of an individual to pass on its future phenotypes to the future generation.
तो बेसिकली इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं भी कंफ्यूज हो गया था इस एमसीक्यू के अंदर। तो बेसिकली इसके अंदर पूछा जा रहा है कि द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू पास इट फिनोटाइप, तो इस एबिलिटी को कहते हैं क्या, जो ये एबिलिटी है फिनोटाइप पास करने की, इसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। तो बेसिकली जो इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस करने के काबिल है उसको हम फिट इंडिविजुअल कहते हैं अकॉर्डिंग टू द फेडरल टेक्स्ट बुक। तो बेसिकली ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, इट इज द एबिलिटी कॉल्ड फिटनेस। Which one of the following is not a vestigial organ of man? Appendix is a vestigial organ, इसका कोई काम नहीं है। Vestigial organs क्या कहते हैं? These are basically the rudimentary structures जिनका ancestors में कोई रोल था लेकिन अब इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। And coccyx, it is also the tailbone जो हमारी ह्यूमन की है, it is also the vestigial circle. So basically option D is correct. उधर पूछा कौन सा vestigial structure नहीं है, so basically these are vestigial structures. Option D is the correct answer. Which condition can be explained by Lamarckism? How giraffe got their long hair? Yes, this is explained. How human lose their tail? Yes, जब human ने अपने tail को use करना छोड़ दिया तो basically disuse हुआ, तो ancestor generations में tails नहीं रही. How human became bipedal? जब human ने दो कदमों में चलना शुरू कर दिया, अपने upper limbs को use करना छोड़ दिया, so human became bipedal. So all of these are correct according to the Lamarckism. The abiogenesis theory of the origin supports. So according to abiogenesis theory, living organisms can be produced from non-living organisms. तो ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं? स्पॉन्टेनियसली, खुद ब खुद ही प्रोड्यूस हो जाते हैं. दिस थ्योरी वाज वी नो दैट रिजेक्टेड लेटर ऑन, बट उसने पूछा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू द abiogenesis theory द ऑरिजिन सपोर्ट्स बेसिकली स्पॉन्टेनियस जनरेशन, खुद ब खुद प्रोड्यूस हो जाता है ऑर्गेनिज्म, लिविंग से रिप्रोडक्शन नहीं हो रही होती है. द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन अलील इफ़ इट इज़ एन एवोल्यूशनरी सक्सेसफुल, अगर कोई अलील होती है, सपोज अगर अलील हो जाती है कोई भी सक्सेसफुल, जैसे लेट मी एक्सप्लेन. ओके, तो ओके जैसे डायनासोर्स थे तो उसमें एक अलील्स थी कुछ डायनासोर्स में कि उनकी विंग्स थे, ठीक है. बेसिकली अगर और फिर ऐसे हुआ कि जो अर्थ थी वहाँ पर कुछ डिजास्टर्स आए तो जिनके विंग्स थे वो सर्वाइव कर गई, तो बेसिकली जो अलील ऑफ विंग थी, जो नीचे वाले ऑर्गेनिज्म थे वो तो डाई करके जो उड़ नहीं सकते थे, लेकिन जो उड़ सकते थे वो बच गए, यानी कि अलील फ्रीक्वेंसी उड़ने वाली इंक्रीज करती. दैट्स वाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट. इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील इफ इट इज एवोल्यूशनरी सक्सेसफुल इट फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. Which one of the following is not the evidence of evolution? Fossil record is the evidence. Common ancestral organism is the evidence. Vestigial structure is the evidence. And option D is the correct answer. Basically, none of these option is correct क्योंकि ये सारे के सारे evidence है evolution के. Population growth is checked by which one of the following? No competition. नो दिस इज चेक्ड. इसके अंदर चेक्ड का मतलब क्या है? बेसिकली चेक्ड का दो मतलब होता है. एक तो चेक का मतलब होता है जो आपकी कॉपी चेक होती है, टीचर आपकी कॉपी चेक करती है. दूसरा चेक का मतलब होता है रोकना. तो बेसिकली वो कह रहा है कि पॉपुलेशन ग्रोथ किस चीज़ से चेक होती है, रुकती है. तो बेसिकली कंपटीशन जब होगा किसी पॉपुलेशन का तो बेसिकली जो ग्रोथ है उसकी चेक हो जाती है यानी रुक जाती है. सो दैट्स वाई ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर. हु डेवलप्ड अ थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इसेंशियली आइडेंटिकल टू द डार्विन. बेसिकली हमारे पास डार्विन के ही दौर का एक बंदा था जिसको हम बेस करते हैं वैलस. तो उसकी जो थ्योरी थी अकॉर्डिंग ऑफ एवोल्यूशन वो बिल्कुल डार्विन के बिल्कुल साथ की थी. दैट्स वाई बेसिकली दोनों ने सेम ही कंसेप्ट अप्लाई किया था, लेकिन क्रेडिट सारा डार्विन को इसलिए मिल गया था क्योंकि इसके स्ट्रॉन्ग कनेक्शन थे. और दूसरी बात जो वैलस था बाद में उसको अपनी थ्योरी पे कुछ तहफुजात थे. तो दैट्स वाई जो डार्विन है इसको इससे थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन से रेपुटेशन मिली, नॉट बेसिकली वैलस को वो रेपुटेशन नहीं मिल सकी. एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन. बेसिकली मैंने एग्जाम्पल कन्वर्जेंट यानी एसी यानी एनालॉगस स्ट्रक्चर्स. बेसिकली एनालॉगस स्ट्रक्चर्स में से कौन से हैं जिनका फंक्शन सेम हो लेकिन ऑरिजिन डिफरेंट हो? द विंग्स ऑफ द बर्ड्स एंड इंसेक्ट, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. दीज आर बेसिकली द एनालॉगस स्ट्रक्चर्स. एंड फोर लिम्स ऑफ मैन एंड ह्यूमन, दीज आर बेसिकली होमोलॉगस स्ट्रक्चर एंड अदर बी आर इनकरेक्ट ऑप्शंस. The last common ancestor of human is known to be which of the following? So basically Pan troglodytes. Basically it is the scientific name of chimpanzees. So basically chimpanzees का ये scientific name है. So option D is the correct. Basically the last common ancestor of humans are basically known to be Pans, जो कि आपको describe किया हुआ है written in the chimpanzees. So basically option D is the correct answer. इसके अलावा जो बोनोबैस है उसको भी कंसिडर किया जाता है एंसेस्टर ह्यूमन का.
विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर मॉडर्न डे डिसेंड्स ऑफ थीरोपोड्स? सो बेसिकली मॉडर्न डे जो है उनको बेसिकली डायनासोर से, जैसे कि आपको पहले बताया कि बर्ड्स आर बेसिकली मॉडर्न डेज बेसिकली ये डायनासोर से इवॉल्व हैं. सो बेसिकली ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ़ टू स्पीशीज़ हैव सिमिलर प्रोटीन्स एंड जीन इट मीन्स, अगर किसी दो स्पीशीज़ में प्रोटीन और जीन सिमिलर है, जैसे ह्यूमन में और बैक्टीरिया में भी कुछ प्रोटीन और जीन सिमिलर हैं, सो दैट्स दी, इसका क्या मतलब है कि बेसिकली वो एक कॉमन एंसेस्टर से आए हैं, यानी कॉमन एंसेस्टर से उन दोनों का ओरिजिन था. अगर बेसिकली अगर बिल्ली और कुत्ते में कुछ प्रोटीन सेम पाई जाती हैं, कुछ जीन सेम पाई जाती हैं, तो इसका यही मतलब है कि उनका जो एंसेस्टर था वो सेम था, इसलिए वो एंसेस्टर से आए. तो कुछ चीज़ें चेंजेस तो उनके अंदर आई, लेकिन कुछ चेंजेस उनके अंदर चेंज नहीं हुई, यानी डिफरेंट प्रोटीन. सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. Which one of the following is not the example of evidence supporting the endosymbiont theory? According to the endosymbiont theory, क्या हुआ था endosymbiont theory? Basically, this was the organism. तो इसने बेसिकली किसी भी बैक्टीरिया को एनगल्फ किया था और इसको फिर एंडोसिम्बायोंट ऑर्गन्स में कन्वर्ट कर लिया, जैसा सच एज माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, लाइक दैट स्टफ. तो ये सेल बन गया. तो ऑफ कोर्स माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन देयर ओन डीएनए विद द सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर क्रोमोसोम. चूँकि माइटोकॉन्ड्रिया पहले एक बैक्टीरिया था, ऑफ कोर्स इसका अपना डीएनए भी होता है और इसका सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम भी होता है, जस्ट लाइक दिस. जैसे कि आप बैक्टीरिया वाले चैप्टर पढ़ चुके हैं, दे हैव अ सिंगल कॉल्ड द न्यूक्लियर बॉडी. द माइटोकॉन्ड्रिया एंड अदर प्लास्टिड मल्टीप्लाइड बाय बाइनरी फ्यूजन. तो जो प्लास्टिड, ये भी ऑफ कोर्स एंडोसिम्बायोंट बेसिकली ऑर्गेनेल्स हैं. सो बेसिकली ये बाइनरी फ्यूजन से डिवाइड करते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया भी बाइनरी फ्यूजन से डिवाइड करते हैं. लेकिन जो बेसिकली वी हैव द यूकैरियोट्स, ये जो यूकैरियोट्स हैं वो माइटोसिस और मियोसिस से डिवाइड कर रहे होते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन राइबोसोम्स विच आर 70s. तो ऑफ कोर्स माइटोकॉन्ड्रिया के अपने राइबोसोम्स होते हैं, वो जो कि 70s होते हैं. एंड ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट, बिकॉज इसमें सारी जो सारी हैं वो एंडोसिम्बायोंट के बारे में है. उस ऊपर पूछा गया था कौन सी नहीं है, सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर. द एम्ब्रियो ऑफ द टर्टल, माउस एंड ह्यूमन, वी ऑल नो दैट एम्ब्रियो ऑफ टर्टल, माउस एंड ह्यूमन जो अपनी इनिशियल स्टेजेस में एक जैसे ही होते हैं. सो बेसिकली ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट. कंपैरेटिव एनाटॉमी के जरिए से इसको स्टडी किया जाता है एज रिटन इन योर बुक्स. Darwin theory of evolution by the natural selection is based on all of the following postulates except: some individuals are more successful in surviving than reproducing than others. Yes, of course, कुछ इंडिविजुअल्स अपने ज़्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं क्योंकि वो फिटेस्ट होते हैं और अदर के ऑफस्प्रिंग्स कम होते हैं. इंडिविजुअल विद इन पॉपुलेशन आर वेरिएबल, ऑफ कोर्स वेरिएबल होते हैं, इसलिए उनके पास डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक होती हैं. द सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन ऑफ स्पीशीज इज़ नॉट रैंडम. बेसिकली it is not random. So basically this is also correct कि ये random नहीं होता. Basically जो भी environment जो होती है बेसिकली वो एक specific organisms को choose कर रही होती है. That's why option C is the correct answer. Option D is the correct answer. The survival is random. Basically random होता है. आप मुझे फिर भी इसका कंफर्म करके बताएंगे. इट इज़ योर ड्यूटी. इन द कमेंट सेक्शन आप बताएंगे कि पीटीबी पे क्या लिखा हुआ है और अदर बुक्स पे क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि डिफरेंट बुक्स पे ये डिफरेंट लिखा हुआ है. सो दैट्स व्हाई आई एम चूजिंग द स्टैंडर्ड ऑप्शन. सो इट इज़ ऑप्शन डी, बट आई थिंक ऑप्शन सी इज़ आल्सो करेक्ट. यू विल कंफर्म फ्रॉम द पीटीबी. ओके, और आप मुझे बताएंगे. सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर. द सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल इज़ रैंडम. Descent with modification was given by basically descent with modification was term used by the Darwin. So basically option B is the correct answer. New Darwinism was published in 1940s. Fact आपको रट्टा लगाना पड़ेगा. Homologous organs as I gave you the next HD, homologous organ give divergent evolution. So basically option D is the correct answer. Darwin theory was mainly based on तो basically जो Darwin theory थी was mainly based on the natural selection according to the PTB and federal. PTB की लाइन है. दिस इज बेसिकली ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर. कि बेसिकली जो डार्विन की थ्योरी होती है नेचुरल सिलेक्शन पे बेस्ड थी कि नेचुरल सिलेक्शन किस तरह से जो प्रेफरेबल ट्रेड्स होते हैं उनको सिलेक्ट करती है और नॉन प्रेफरेबल ट्रेड को रिजेक्ट कर रही होती है. द यूज एंड डिसयूज थ्योरी वाज प्रपोज बाय इट वाज प्रपोज बाय द लमार्क विच इज़ कॉल्ड द लमार्किज्म. कि जब आप एक ऑर्गन को ज़्यादा यूज़ करते हैं जस्ट लाइक द नेक ऑफ द जिराफ या मसल्स, तो उनकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है. एंड दिस वाज दिस अकॉर्डिंग टू द लमार्क. अच्छा, तो बात यही थी मेरी कि बेसिकली आप
बायोलॉजी में आपके कंसेप्ट बहुत कम ही लग रहे होते हैं। सो आपको बेसिकली क्रैम करना पड़ती हैं बुक की लाइन्स को। सो इट इज़ बेटर कि आप बुक की लाइन को क्रैम करें। अगर आपने बुक की लाइन को क्रैम किया भी तो आपके एमसीक्यूज बहुत ईजिली हो जाते हैं। दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्रैमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन बायोलॉजी। ओके, लेट्स स्टार्ट। व्हेन डज अ गैस डेविएट द मोस्ट फ्रॉम इट्स आइडियल बिहेवियर। तो हमें पता है कि गैस आइडियली कब एक्ट करती है। बेसिकली गैस आइडियली तब एक्ट करती है जब उसके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेज जो होती हैं वो मिनिमम होती हैं। तो बेसिकली अट्रैक्टिव फोर्सेज जो होती हैं जब वो मिनिमम होंगी तब ही आइडियल गैस जो है वो आइडियल के तौर पर एक्ट करेगी। लेकिन जब वो डेविएट कब करेगी सबसे ज़्यादा अपने आइडियल बिहेवियर से, जब उसकी अट्रैक्टिव फोर्सेस इंक्रीज कर जाएंगी बहुत ज़्यादा। सो दैट्स वाई हमने ऐसी कंडीशन चूज़ करनी है ताकि हमें पता चले कि किस बिहेवियर पर वो डेविएट करेगी जब जिस कंडीशन में अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत ज़्यादा हो रही है। सो बेसिकली एट लो प्रेशर पे तो अट्रैक्टिव फोर्सेस कम हो जाएगी क्योंकि गैस एक्सपैंड कर जाएगी, वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। सो दिस इज आल्सो नॉट करेक्ट आंसर। एट हाई प्रेशर, हाँ हाई प्रेशर पे एंड हाई टेम्परेचर नहीं, हाई टेम्परेचर पे भी वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। तो बेसिकली इस पे इंटरमोलेकुलर फॉर जो वो इंटरमोलेकुलर डिस्टेंस है वो ज़्यादा हो जाएगा एंड जिसकी वजह से आइडियल बिहेवियर आ जाएगा। एट लो प्रेशर पे तो बिल्कुल भी नहीं, जैसे कि हमने डिस्कस किया, वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है। एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, क्योंकि इस कंडीशन ऐसी कंडीशन है जिस पे गैस का जो वॉल्यूम होता है वो मिनिमम होता है। तो मिनिमम वॉल्यूम की वजह से इंटरमोलेकुलर जो डिस्टेंस है वो भी मिनिमम होता है, तो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस ज़्यादा होती है। अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होंगी तो इट इज मोर डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। रियल गैसेज बिहेव आइडियली एट, इसी तरह जैसे कि बिल्कुल पिछले एमसीक्यूज की तरह आंसर है। सो बेसिकली आइडियल बिहेवियर कब आता है जब अट्रैक्टिव फोर्सेज जो होती हैं वो मिनिमम हो जाए। तो हमने ऐसी कंडीशन चूज़ करनी है जिसमें अट्रैक्टिव फोर्सेज मिनिमम होंगी, और वो कब होंगी जब वॉल्यूम ऑफ गैस ज़्यादा होगा। वॉल्यूम ऑफ गैस ज़्यादा होने से क्या होता है कि इंटरमोलेकुलर डिस्टेंस बढ़ जाता है। और वो किन कंडीशन पे ज़्यादा होगा, जब टेम्परेचर हम ज़्यादा रखेंगे और प्रेशर हम कम रखेंगे। और बेसिकली मैं इस लॉ के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, अगर आपको मेरी समझ नहीं आ रही तो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और प्रेशर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब हम टेम्परेचर ज़्यादा रखेंगे और प्रेशर को लो रखेंगे तो वॉल्यूम ज़्यादा आएगा, जिसकी वजह से अट्रैक्टिव फोर्सेस कम हो जाएंगी और गैस आइडियली बिहेव करेगी। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अ सैंपल ऑफ गैस वेज 1.25 ग्राम एट 28 डिग्री सेंटीग्रेड ऑक्यूपाइंग अ वॉल्यूम ऑफ 2.5 into 10⁻²2 milliliter and its pressure is 715 torr. What is the molar mass of the gas? तो बेसिकली आप इसके ज़रिए से कैलकुलेट कर रहे होंगे। Basically we know that PV equals to nRT and PV equals to mass over molar mass RT, and we have molar mass and we have the mRT and by PV, and mass is 1.25 gram and yes, बेसिकली ये न्यूमेरिकल यहाँ पर सॉल्व है। अगर मैं आपको यही करवा दूँ तो ठीक नहीं रहेगा, लेकिन चलें मैं आपको ना खुद ही सॉल्व करा देता हूँ। तो व्हेन वी यू नो दैट अंडर दिस कंडीशन द वैल्यू ऑफ आर विल बी 62.4 समथिंग एंड देन वी हैव बेसिकली टेम्परेचर एंड टेम्परेचर जो है बेसिकली वेट अ सेकेंड, ओके, टेम्परेचर है वो 715 आ जाएगा। एंड देन वी हैव द प्रेशर कितना हमने लिया हुआ है, बेसिकली प्रेशर वी हैव बेसिकली 715 torr, and we have basically what next is basically the yes volume. The volume is basically 2.5 into 10 raised to power 2.5 0.25 आ जाएगा जब हम इसको कन्वर्ट कर रहे होंगे बेसिकली इसकी स्टैंडर्ड यूनिट्स में। तो बेसिकली हमारे पास आंसर आ जाएगा 13.1.3 आंसर। सो बेसिकली इसके अंदर ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। मैं चाहता तो बेसिकली आपको यही करवा देता, लेकिन मैंने कहा कि थोड़ा सा आपको बता दूं कि आप पेपर में कैसे कर रहे होते हैं। मैंने कैलकुलेशन नहीं की क्योंकि दीज आर बेसिकली कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन और आपको बाकायदा इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगी। और चूँकि अब हमारे पास टाइम नहीं और बेसिकली कैलकुलेशन इट इज़ बेसिकली द पार्ट ऑफ मैथ्स, और मैथ्स अल्हम्दुलिल्लाह आपकी अच्छी है तो आप कर सकते हैं। तो फिज़िक्स के अंदर मैं आपको थोड़े से शॉर्टकट बता रहा होता हूँ कि आपने उसको कट करना होता है, लेकिन इसके अंदर कोई शॉर्टकट नहीं था। तो आप कोर्स आपको ये इस तरह का एमसीक्यूज़ को आपको सबसे आखिर पर अटैम्प्ट करना चाहिए और ये आपका एमसीक्यूज़ हो जाएगा, आपको उस पर थोड़ा सा वक्त लगेगा एंड आप सब अपनी होप आई सब ने कर भी लिया होगा। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो बच्चा एमडी कैट दे रहा है उसका कम से कम मैथ इतना तो स्ट्रॉन्ग होगा कि वो इतनी हिसाब कर सके। अकॉर्डिंग टू द जनरल गैस इक्वेशन, density of the gas depends upon, we know that density of a gas is basically equal to pm
over RT. So basically it depends upon pressure, yes, temperature, yes, molar mass, yes. So all of these is the correct answer. The actual volume of a gas is considered negligible in the following pressure. We know that basically the actual volume of the gas जो होता है उसको नेग्लिजिबल कब कंसिडर किया जाता है, जब गैस आइडली बिहेव करे, और गैस तो वेरी लो प्रेशर पर बेसिकली अच्छा द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस इज कंसिडर नेग्लिजिबल एट द फॉलोइंग प्रेशर. सो बेसिकली जो प्रेशर होता है जब हम उसको वेरी हाई कर दें, I think this is marked wrong. The volume, however, does not remain negligible. Yes, option basically option A is the correct answer इसके अंदर, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर गलत मार्क हुआ हुआ है. सो दैट्स वाई जब हम इसका प्रेशर, मैं अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे. तो बेसिकली हमें पता है कि एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज कंसिडर नेग्लिजिबल ऑफ द गैस इज कंसिडर नेग्लिजिबल. इसको कब नेग्लिजिबल किया जाए, तो गैस आइडियल गैस के तौर पे बिहेव करे. और वो आइडियल गैस के तौर पे कब बिहेव करती है, बेसिकली जब कि उसका प्रेशर वेरी लो हो और टेम्परेचर ज़्यादा हो. तो प्रेशर सबसे लो किस में है, तो 2 atm इज़ द लोएस्ट प्रेशर. सो दैट्स वाई ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस, इफ द प्रेशर इज रिड्यूस टू द हाफ, ओके, the volume is basically. So basically we will apply the general gas equation and again RT or V, so basically P, and we know that NR, तो temperature कितना है basically, okay, if the pressure is reduced to the half, P by 2, if temperature is doubled, and temperature is doubled, तो basically 2 ऊपर चला जाएगा, तो basically 4 nRT over P. तो बेसिकली जो वॉल्यूम है वो 4 टाइम इंक्रीज कर जाएगा. सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. व्हाट इज़ द टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम इज गैस हैड टू बी द ज़ीरो. तो बेसिकली ऐसा टेम्परेचर जिस पे वॉल्यूम ऑफ गैस ज़ीरो हो, इसको एब्सोल्यूट ज़ीरो कहते हैं. इट इज़ बेसिकली इक्वल टू -273.16. तो बेसिकली दिस इज द टेम्परेचर एब्सोल्यूट ज़ीरो, और इस पर ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ गैसेज हैव द सेम रेट ऑफ डिफ्यूजन. We know that basically the rate, according to the Graham's law, rate of diffusion inversely proportional to the square root of the molar masses. तो बेसिकली अगर मोलर मास सेम है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी सेम होगा. तो बेसिकली ऑप्शन ए में जो मोलर मास है वो सेम होता है, और दोनों गैसेस का 44 आ रहा है. तो आप सबका मोलर मास कैलकुलेट करेंगे तो उनमें किसी का भी सेम नहीं आ रहा, सिर्फ ऑप्शन ए में मोलर मास सेम आ रहा है. सो दैट्स वाई ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट, क्योंकि अगर मोलर मास सेम है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी सेम होगा. सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. Which one of the following gas is more ideal at STP? We know that ideal gas कब होती है, जब उनके दरमियान attractive forces minimum हो. attractive forces minimum हो. तो बेसिकली इन सब गैसेस के दरमियान attractive forces हाइड्रोजन में मिनिमम है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के दरमियान वीक बेसिकली लंदन डिस्पर्जन फोर्सेज एग्जिस्ट कर रही हैं. लेकिन जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो कुछ तो पोलर हैं और कुछ के बेसिकली पोलर बेसिकली मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनके दरमियान स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेज एग्जिस्ट कर रही हैं. तो जो हाइड्रोजन है वीक इन टर्म अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं, वीक इन टर्म मोलेकुलर फोर्सेज हैं. सो इट इज़ बेसिकली द मोस्ट आइडियल. द वैल्यू ऑफ STP फॉर 1 मोल ऑफ एनी गैस इज बेसिकली, वी नो दैट STP मीन स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर को हम बेसिकली लेते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड 1 atm प्रेशर. तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड को हम 273.16 भी ले सकते हैं. सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. द एक्सप्रेशन PV equals to nRT represents the we know that it is called the general gas equation. So option C is the correct answer. The graph between volume and temperature gives a straight line which cut the temperature axis at आप ये वाला ग्राफ देख लीजिए. बेसिकली दिस इज़ द वॉल्यूम एक्सिस और दिस इज़ द टेम्परेचर एक्सिस. सो बेसिकली जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो जो ये वाली लाइन आती है ये हमें पता चलती है. बट जब हम इस लाइन को एक्स्ट्रापोलेट करते हैं तो बेसिकली -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वॉल्यूम का कर्व है, ये जो कर्व है ये टेम्परेचर के एक्सेस को कट करते हैं, यानी कि -273 डिग्री पर वॉल्यूम ज़ीरो हो जाता है. बेसिकली हम इसको वो बात कर रहे हैं, थ्योरेटिकली बात कर रहे हैं. दैट्स वाई जब ये कट्स करेगा ज़ीरो को, सो दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ज़ीरो. और इस बेसिकली टेम्परेचर कौन से पॉइंट पर कर रहा था, -273 डिग्री सेंटीग्रेड. सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर. और ये ग्राफ आपकी बुक्स में बना भी हुआ है. कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ हीलियम एट 295. तो बेसिकली वी विल
टेक हेल्प फ्रॉम दिस ग्राफ, दिस कैलकुलेशंस. तो बेसिकली वी नो दैट रूट मीन स्केयर की फार्मूला क्या होता है, 3RT ओवर मोलर मास. तो 3 पुट करेंगे, आर की वैल्यू पुट करेंगे अंडर दिस कंडीशन 8.314. आपको ज़्यादा पुट करने की जरूरत नहीं, आप खाली 8 भी बेशक लिख लें. देन वी हैव टेम्परेचर 295 केल्विन एंड जो मोलर मैस है बेसिकली 4 है. लेकिन चूंकि हमने इससे किलोग्राम पर मोल में ले रहे हैं तो इंटू 10⁻³ लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो 4 ग्राम्स पर मोल होता है. लेकिन चूंकि हमने 8.314 वैल्यू ली है, सो हम इसके अंदर जो मैस ले लेंगे वो बेसिकली 10 उसके अंदर हम ले रहे हैं किलोग्राम पर मोल में, क्योंकि ये स्टैंडर्ड कंडीशन में हमने 8.314 को लिया है. दैट्स वाई मैस किलोग्राम पर मोल में होगा. तो दैट्स वाई जो है 10⁻³ हमने लगाया. व्हेन वी विल सॉल्व इट, बेसिकली 4 2s are 8 हो जाएगा, 3 2s are 6 हो जाएगा, एंड 6 through 95 समथिंग आएगा. एंड देन वी हैव बेसिकली 10⁻³ ऊपर जाएगा 10⁻³ हो जाएगा. व्हेन वी टेक द अंडर रूट, द आंसर इज 1355.87 मीटर पर सेकेंड. तो बेसिकली हम इसको राउंड ऑफ 13.6 मीटर पर सेकंड कर लेते हैं. लेकिन हम आंसर में आते हैं तो हमें ऐसी कोई वैल्यू नहीं मिलती. बेसिकली आंसर सारा सेंटीमीटर पर सेकंड में है. तो बेसिकली हमने ये जो आंसर हमारा आया है, व्हाट वाज द आंसर, 1360 मीटर पर सेकंड. उसको अब आंसर हमारे पास सारे सेंटीमीटर पर सेकंड में, तो वी विल कन्वर्ट इट इनटू सेंटीमीटर पर सेकंड. सो वी विल, हम ऐसा करेंगे कि इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर सेंटीमीटर पर सेकंड में आ जाएगा. सो बेसिकली 136000 इज द आंसर सेंटीमीटर पर सेकंड विच इज गिवन इन द ऑप्शन सी. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. द वैल्यू ऑफ आर इज, सो बेसिकली it is given in the option C, 0.0821 decimeter cube atm per mole per Kelvin. So option C is the correct answer. The necessary condition for Boyle's law to hold is that the process must be, of course we know that Boyle's law जो होता है उसकी कंडीशन ये होती है कि वो constant टेम्परेचर पे एक्ट करता है. और जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो उस स्टेट को हम क्या कहते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस. और वैसे भी आपको पता है कि बेसिकली जो बेसिकली जो बॉयल्स लॉ होती है, इसकी जो कर्व होती है इसको आइसोथर्मी कह रहे होते हैं. तो दिस इज़ अ वेरी बिग हिंट, आपके लिए बहुत बड़ी बिग हिंट है. तो बेसिकली आइसोथर्मल प्रोसेस है और आइसोथर्म सेम टेम्परेचर पे काम कर रहा होता है बॉयल्स लॉ. सो दैट ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन गैस एज कम्पेयर टू दैट ऑफ ऑक्सीजन गैस इज, जैसे कि मैं पहले डिस्क्राइब कर चुका हूँ. बेसिकली जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास का. ओके, रेट ऑफ डिफ्यूजन किसका पूछा जा रहा है, बेसिकली हाइड्रोजन गैस एज कम्पेयर टू बेसिकली तो RH/RO एंड वी विल टेक द रेशियो. चूँकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो उल्टा हो जाएगा, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन का एंड मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन का. तो बेसिकली हाइड्रोजन का मोलर मास कितना है, 2 है. ऑक्सीजन का कितना है, 32 है. वी विद द 16 अंडर रूट है चूँकि यहाँ पर, तो बेसिकली 4 इज द आंसर. तो RH इज बेसिकली RH/RO equal to 4 and RH equals to 4 times of RO. तो basically rate of diffusion of hydrogen is 4 times that rate of diffusion of oxygen. Boyle's law is stated the product of pressure and volume is fixed amount in constant temperature. अगर टेम्परेचर constant रखा जाए तो बेसिकली हमारे पास जो बेसिकली प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट आता है वो constant आता है. So that's why their product is constant according to the Boyle's law. So basically option B is the correct answer. At all the collision between the particles are elastic in nature. What is meant by elastic collision? आप पता है आपको elastic collision आप फिजिक्स में पढ़ते हैं. No change in the total kinetic energy. Yes, इसके अंदर एनर्जी कंजर्व रहती है. So option A is the correct answer. बाकी ऑप्शन जैसे the velocity of molecule changes. This is basically not met by elastic collision. No change in potential energy during the collision. बेसिकली यहाँ पे बेसिकली हम कोलिजन काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे होते हैं और पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द अट्रैक्टिव फोर्सेज होती है जो कि बेसिकली नॉन इलास्टिक बिहेवियर को शो कर रही होती है. नो चेंज इन मास ड्यूरिंग द कोलिजन एंड यस दिस इज आल्सो रॉन्ग. सो ऑप्शन ए इज द ओनली करेक्ट आंसर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इक्वेशन टू कैलकुलेट द रिलेटिव मोलेकुलर मास. जैसे कि हमने पहले कैलकुलेट किया हुआ है, हम वी हैव राइट द फार्मूला, लेकिन हम इसको फिर से डिराइव कर लेंगे. NRT N equals to mass over molar mass, RT equals to PV and M equals to MRT over PV. So this option हमें बस ये ढूंढना है. So option D में ये दिया हुआ है MRT/PV. So option D is the correct answer. A fixed mass of an ideal gas is contained in a cylinder at constant temperature. Now the pressure of a gas is decreased. What happened to the molecules of the gas? So basically वो कह रहा है कि हमने फिक्स एक अमाउंट ऑफ सिलेंडर लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर सपोज 10 atm प्रेशर था. जब हम प्रेशर रिड्यूस कर देंगे, सपोज 5 कर देते हैं, तो ऑफकोर्स हमें पता है कि इसका वॉल्यूम ऑफ बढ़ जाएगा अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ.
बढ़ जाएगा, एंड नाउ वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो बेसिकली पहले कम वॉल्यूम था, सपोज आप एक छोटा सा डब्बा है, उसके अंदर आप 100 चूंटियाँ रख देते हैं और फिर उसी डब्बे में से आप 50 चूंटियाँ निकाल देते हैं, तो आप मुझे खुद बताएंगे जो चूंटियाँ आपस में टकरा रही हैं उसके अंदर कोलिजन फ्रीक्वेंसी किस में ज़्यादा होगी? जिसके अंदर 100 चूंटी, जिसमें 50, ऑफकोर्स आप कहेंगे जिसमें 100 चूंटियाँ उसकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो जब वॉल्यूम बढ़ा दिया हमने, जब डब्बा बड़ा कर देंगे फिर भी कोलिजन फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। सो बेसिकली यही एग्जाम्पल है मॉलिक्यूल के साथ। सो बेसिकली नंबर ऑफ कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एंड वॉल ऑफ कंटेनर डिक्रीज, बाकी चीज़ें चेंज नहीं होती। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Vapor pressure is measured calculating the difference in liquid pressure, and we know that vapor pressure is basically the difference between the liquid pressure and the atmospheric pressure. So option C is the correct answer. Which one of the following is an assumption of kinetic energy model of gas? Gas is at high pressure. No, this is not gas. यहाँ पर तो gas non ideal behave करेगी. Collision between particles are elastic. Yes, इसको हम assume करते हैं कि जो collision है वो elastic है. So this is correct option. There are weak force of attraction. No, हम कहते हैं no force of attraction. Total energy of particle is proportional to the temperature. This is the assumption is basically option B correct. So option B is the correct answer. What does the constant n represent the equation of state of an ideal gas PV equals to nRT? मतलब कि इसके अंदर n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? We all know that n represent the number of moles, कि कितने number of moles हैं. So basically option B is the correct answer. The unit of van der Waals constant B is, आपने ये पढ़ा होगा, आपकी बुक्स में भी लिखा हुआ है, आपके नोट्स में जो आपने टीचर ने लेक्चर के दौरान बनाया है उसमें लिखा हुआ है. The unit of basically B is basically meter cube per mole. So option C is the correct answer. The relationship between P and V, of course, according to the Boyle's law, जो प्रेशर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम है, लेकिन उसने रिलेशन पूछा है P के दरमियान और 1/V के दरमियान. तो 1/V को अगर हम एक सिंगल क्वांटिटी सपोज करता हूँ मैं 1/E x के इक्वल है, तो बेसिकली जो P है वो 1/V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. सो बेसिकली ऑप्शन बी सी इज द करेक्ट आंसर. इन्वर्सली आपने नहीं लगाना, इन्वर्स वॉल्यूम के इन्वर्सली रिलेटेड है लेकिन 1/V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए उनके दोनों के दरमियान 1/V और बेसिकली प्रेशर के दरमियान ग्राफ भी स्ट्रेट लाने चाहिए ड्यू टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. Choose the incorrect statement from the following on the gas behavior. Okay, incorrect statement only. At high pressure, at low temperature, attractive forces between the gas come to play. Yes, ये बात हमें बात पढ़ी है. और बेसिकली इस प्रेशर, इस कंडीशन में नॉन गैस जो है वो नॉन आइडियली बिहेव करती है. नॉट ऑल गैसेज बिहेव आइडियली अंडर नॉर्मल टेम्परेचर, एंड दिस इज आल्सो करेक्ट आंसर, क्योंकि ज़्यादातर गैसेज आइडियली बिहेव ही नहीं करती एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर. एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर गैसेज बिहेव आइडियली, दिस इज आल्सो करेक्ट, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेज बहुत कम होती हैं. ऑल गैस एटम और मॉलिक्यूल्स इन रूम टेम्परेचर हैव द सेम वेलोसिटी. नो, सेम वेलोसिटी नहीं होती, हर मॉलिक्यूल की डिफरेंट वेलोसिटी होती है और हम उसकी फिर इसलिए तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकाल रहे होते हैं. गैसेज आर नॉन आइडियल एट हाई टेम्परेचर ड्यू टू बेसिकली हाई प्रेशर पर बेसिकली गैसेज क्यों नॉन आइडियल होती है? क्योंकि जैसे कि मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वॉल्यूम इनका कम हो जाता है जिसकी वजह से अट्रैक्टिव फोर्सेज इनके दरमियान ज़्यादा हो जाती हैं क्योंकि इंटरमोलेकुलर डिस्टेंस कम हो जाता है. सो बेसिकली ऑप्शन intermolecular forces, yes. Decrease in volume occupied by the gas, yes. Decrease in compressibility of gas, yes. So option C is the correct answer. Then we are starting the physics. Okay, a semiconductor photodiode. हमें पता है कि बेसिकली फोटोडायोड के अंदर हम रिवर्स्ड बायस जंक्शन यूज़ कर रहे होते हैं, और बेसिकली रिवर्स बायस जंक्शन के अंदर क्या होता है, बेसिकली जो डिप्लीशन रीजन होता है वो बढ़ जाता है, और यही वर्किंग प्रिंसिपल है फोटोडायोड का. सो दैट्स वाई इट इज़ बेसिकली स्टेटमेंट है, आपको याद करना पड़ेगा कि सेमीकंडक्टर फोटोडायोड के अंदर हम रिवर्स बायस जंक्शन यूज़ कर रहे होते हैं डायोड. सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. इन NPN transistor, the current IE flows in the emitter current is basically we know that IE equals to IC plus IB, यानी कि जो एमीटर का करंट है बेसिकली वो कलेक्टर के करंट और बेसिकली बेस करंट के इक्वल होता है. अगर मैं यहाँ पर डायग्राम बनाऊँ, दिस इज़ बेसिकली द कलेक्टर, दिस इज़ बेसिकली द बेस एंड दिस इज़ बेसिकली द एमीटर. सो जो इसके दरमियान करंट फ्लो कर रहा है वो इन दोनों के करंट के सम के इक्वल होगा. सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. ऑपरेशनल एम्पलीफायर विद अ लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर. आप इसके अंदर ये डायग्राम देख सकते हैं कि जब हम लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर यूज़ करते हैं तो बेसिकली हम इस सर्किट को कहाँ यूज़ करते हैं, इन द नाइट स्विच, क्योंकि जो लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर है वो लाइट के अकॉर्डिंग अपने रेजिस्टर्स चेंज करता है, जिसकी वजह से इनपुट्स चेंज होती है एंड वी बेसिकली जो नाइट स्विच है वो ऑन या ऑफ होता है. विच ऑप्शन इन द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर?
बेसिकली हमें पता है कि बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर, जैसे कि मैंने डायग्राम में आपको बताया था कि क्या होती है। बेसिकली आप डायग्राम देख सकते हैं, दिस इज द बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर, जो कि दो एमिटर और कलेक्टर के दरमियान है। ओके, लेट्स रीड द स्टेटमेंट्स। द बेस हैज़ नो इम्प्योरिटी, नहीं बेस फॉर्म इम्प्योरिटी या डोपिंग कर रही होती हैं, बट वेरी माइन्यूट डोपिंग कर रहे होते हैं। द बेस हैज़ लेस कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटी एज कम्पेयर टू, यस दिस इज करेक्ट, क्योंकि हम बेस की जो इम्प्योरिटी है या डोपिंग है वो बहुत कम करते हैं एज कम्पेयर टू एमीटर या कलेक्टर। The base has more concentration of impurity as compared to emitter. This is also not correct. The base आप इस डायग्राम को देख सकते हैं कि एमीटर के अंदर डोपिंग हमने ज़्यादा की हुई है, कलेक्टर के अंदर भी हमने डोपिंग ज़्यादा की हुई है, लेकिन बेस के अंदर हमने डोपिंग बहुत कम की हुई है। और इसकी सिग्निफिकेंस ये होती है कि जो बेस करंट है हम उसको मिनिमम रखना चाहते हैं, ताकि जो करंट है बेस करंट ज़ाया ना हो। सो बेसिकली ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स इन द पी टाइप, वी नो दैट मेजोरिटी टाइप इन द पी टाइप के अंदर मेजोरिटी टाइप कैरियर्स होल्स होते हैं, और माइनॉरिटी जो होते हैं, मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और एन टाइप के अंदर में इससे उल्टा होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं। सो बेसिकली ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। इफ़ अ टेम्परेचर ऑफ डायोड इंक्रीजेज द लीकेज करंट इज, वी नो दैट बेसिकली टेम्परेचर ऑफ डायोड जब बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है जिसकी वजह से जो बेसिकली जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है वो भी बढ़ते हैं, जिसकी वजह से लीकेज करंट भी बढ़ता है। सो बेसिकली ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। द इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वी ऑल नो दैट इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, नॉट ऑफ द पोटेंशियल। सो बेसिकली ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, इट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। A full wave rectifier has an input frequency of 50 Hz. तो बेसिकली हमें पता है कि बेसिकली फुल वेव रेक्टिफायर में जो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी होती है, बेसिकली एफ आउटपुट, वो 2 टाइम्स ऑफ एफ इनपुट होती है। तो अगर इनपुट की फ्रीक्वेंसी 50 है तो बेसिकली आउटपुट की फ्रीक्वेंसी 100 होगी। अब इसकी वजह क्या होती है? बेसिकली सपोज करेंगे दिस इज बेसिकली द इनपुट, ओके, एंड हमने जब इसकी आउटपुट होगी वो इस तरह आएगी। सो आप देख सकते हैं कि बेसिकली यहाँ पर कितनी बेसिकली वेव्स हैं या कितनी फ्रीक्वेंसी है इसकी। बेसिकली इट इज़ बेसिकली इसकी 2.5 है फ्रीक्वेंसी, 2.5 हर्ट्ज़। लेकिन यहाँ पर रिपल्स की फ्रीक्वेंसी होता है सेम पैटर्न रिपीटिंग आफ्टर कितनी दफ़ा टाइम में मौजूद हो। तो यहाँ पर सेम पैटर्न 5 दफ़ा रिपीट हो रहा है और यहाँ पर 2.5 टाइम्स रिपीट हो रहा है। दैट्स वाई फ्रीक्वेंसी जो होती है वो डबल हो जाती है। सो बेसिकली ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, हमें पता है कि बेसिकली फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर यूजेस 4 इलेक्ट्रोड्स। सो बेसिकली ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। इफ़ पीक वोल्टेज अक्रॉस द फुल वेव रेक्टिफायर इज टू बेसिकली वी आर एम एस फाइंड करना है, तो वी आर एम एस इक्वल्स टू पीक वोल्टेज पावर √2। तो पीक वोल्टेज 20 है, √2 है यानी 1.414। तो बेसिकली आंसर हमारे पास आ जाता है 14.14 वोल्ट as given in your book. So option B is the correct answer. The transistors can be used as half wave rectifiers. Yes, transistor को हम half wave rectifier के तौर पे यूज़ करते हैं। full wave rectifier, हाँ full wave rectifier की जो सुने तो option C is the correct answer. Both. The diode work in dash biased for the rectification. Of course हमें पता है कि जब rectification हो रही होती है तो जब डायोड जो होता है वो forward biased होता है तो वो करंट को पास करने देता है, लेकिन जब वो रिवर्स बाइस होता है तो वो करंट को पास नहीं करने देता। तो बेसिकली जब फॉरवर्ड बाइस होगा तब ही वो रेक्टिफिकेशन कर रहा होगा। सो बेसिकली ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। द वर्क्स इन फॉरवर्ड बाइस फॉर एक्टिवेशन। बेसिकली ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर इज 40.6 और 41। सो बेसिकली दिस इज़ द बेसिकली द फैक्ट टू बी मेमोराइज। तो आप इस चीज़ को याद रखना कि बेसिकली मैक्सिमम एफिशिएंसी हाफ वेव रेक्टिफायर की 40.6 होती है। Gamma rays are attracted toward, we know that gamma rays are basically electromagnetic waves और इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता क्योंकि फोटोन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। That's why they are not attracted to, and नेगेटिव प्लेट की तरफ भी अट्रैक्ट नहीं होती, पॉजिटिव प्लेट की तरफ भी अट्रैक्ट नहीं होती, पास थ्रू द मीडियम, नो डिफ्लेक्शन बेसिकली इज़ द करेक्ट आंसर। सो बेसिकली ऑप्शन सी जो है इसका बेस्ट आंसर होगा, नॉट द ऑप्शन डी। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। Which one of the rectifier uses a Wheatstone bridge to rectify signals? सो हमें पता है कि बेसिकली जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है उसको यूज़ किया जा सकता है। तो आप में से कुछ बच्चे कहेंगे कि तो फुल वेव रेक्टिफायर भी तो बेसिकली ब्रिज रेक्टिफायर ही होता है। सो ऑप्शन बी क्यों नहीं हो सकता? तो बेसिकली जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है वो दूसरा वाला भी हो सकता है जिसके अंदर 2 डायोड्स यूज़ होते हैं,
लेकिन चूंकि अब एक स्पेसिफाइड हो गई चीज़ कि व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर यूज़ होता है, तो बेसिकली जो ब्रिज रेक्टिफायर है, इसे उसको ब्रिज रेक्टिफायर कहते हैं, उसके अंदर व्हीटस्टोन ब्रिज यूज़ होती है। तो फुल वेव रेक्टिफायर इज अ जनरल टर्म, बट वी विल गो टू द स्पेसिफिक, अगर स्पेसिफिक लिखा हुआ है। हाँ, अगर ब्रिज रेक्टिफायर ना होता फिर हम फुल वेव रेक्टिफायर की तरफ जुड़ जाते हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, तो बेसिकली एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? बेसिकली रेक्टिफिकेशन कहते हैं। और ये प्रोसेस किसके ज़रिए से करवाया जाता है? विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर। सो बेसिकली ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। अ रिपल फैक्टर ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर इज, बेसिकली आपको ये याद करना पड़ेगा। द रिपल फैक्टर ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर इज 1.21। ये मेमोरी है, आपने याद करना, मेमोराइज करना इसको। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन अब तो नहीं आते, लेकिन जब पीएमसी एग्जाम कंडक्ट करता था तब इस तरह के एमसीक्यूज आते थे। लेकिन होप सो UHS and other universities as शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड ईटा लाइक वो इस चीज़ को यूज़ नहीं करेंगे। डोंट बॉदर, बट आप याद कर लें तो अच्छी बात है, हमने भी याद की थी। द ट्रांसफॉर्मर इज़ यूज इन रेक्टिफिकेशन डैश टू सप्लाई वोल्टेज। हमें पता है कि बेसिकली रेक्टिफिकेशन में हम डायोड्स यूज़ कर रहे होते हैं, और डायोड्स होते हैं वो वेरी सेंसिटिव होते हैं। तो बेसिकली जब इनको ज़्यादा वोल्टेज सप्लाई किया जाए तो डायोड्स जो हैं वो बर्न हो जाते हैं। दैट्स वाई हम बेसिकली रेक्टिफायर के पहले हम बेसिकली ट्रांसफॉर्मर लगा रहे होते हैं ताकि बेसिकली वो वोल्टेज को स्टेप डाउन कर दे। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। द प्रिंसिपल बिहाइंड वर्किंग ऑफ अ कैथोड रे CRO इज विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑसिलेशन नो, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन नो, फुल वेव रेक्टिफिकेशन। बेसिकली इसमें से कोई भी प्रिंसिपल नहीं है CRO का। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। वाई इज ब्रिज रेक्टिफायर इज प्रेफर टू एन ऑर्डिनरी टू वेव रेक्टिफायर? बेसिकली वो सिग्निफिकेंस पूछ रहा है। इट नीड मच स्मॉलर ट्रांसफॉर्मर फॉर द सेम आउटपुट। येस, दिस इज आल्सो करेक्ट। इसको वो छोटा ट्रांसफॉर्मर चाहिए होता है। नो सेंट्रल टैप रिक्वायर्ड। येस, सेंट्रल टैप की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेस PIV रेटिंग पर डायोड। येस, दिस इज आल्सो करेक्ट। सो बेसिकली ये तीनों की तीनों सिग्निफिकेंस हैं ब्रिज रेक्टिफायर की, एंड इट इज़ बेसिकली प्रेफर्ड ओवर द टू डायोड फुल रेक्टिफिकेशन। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। हाफ वेव रेक्टिफायर ओनली द, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि बेसिकली दिस इज बेसिकली सपोज द इनपुट। तो जो